दोस्तों, आज की कहानी है पिता का तिरस्कार। एक रोटी दे दो, इस बूढ़े को बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिन से मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं गया। मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगा, इस बूढ़े पर तरस खा लो। रजनीकांत जी ने अपनी बहू पद्मा से रजनीकांत जी ने अपनी बहू पद्मा से कहा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पहले घर के सारे काम करो, फिर एक रोटी मिलेगी। बहू पद्मा ने कहा। भूखे रजनीकांत की 4 घंटे तक ठंड के मौसम में कपकपाते रहे, हाथों से काम करते रहे। बेटे बहू को उनके ऊपर तरस तक नहीं आया। पूरा काम करने के बाद जब रजनीकांत जी ने बहू पद्मा को आवाज दी रोटी के लिए, तो बहू बोली, सुबह का खाना बन चुका है, अब रात में खाना बनेगा, तब आपको रोटी मिलेगी। यह सुनकर रजनीकांत जी की आंखों में आंसू आने लगे। भूख तो बहुत लगी थी। 2 गिलास पानी पीकर अपने कमरे में चले गए। भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। 2 दिन से भूखे रजनीकांत जी की रसोई घर में झूठा खाना ढूंढ रहे थे। किसी का झूठ ही मिल जाए और वह अपना पेट भर ले, पर इसकी खबर जब बेटे को लगी तो बूढ़े शर्म नहीं आई। अपने ही घर में मिठाई की चोरी करते हुए जयप्रकाश अपने पिता रजनीकांत जी को गुस्से से चिल्लाने लगा। तो रजनीकांत जी बोले, बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो प्लेट में तुम्हारी रखी हुई जूठी सब्जी आधी रोटी के साथ खाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया। बेटा, मिठाई कहाँ रखी हुई है? यह तो मैंने देखा भी नहीं, और तुमने बिना कुछ देखे ही मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तभी जयप्रकाश की पत्नी पद्मा दंदनाते हुए आई और गुस्से से रजनीकांत जी से बोली, अच्छा बूढ़े, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती। तुम्हारा पेट है या कुआं? सुबह शाम दोपहर कितना खाते हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। अपनी पत्नी की बातें सुनकर जयप्रकाश अपने पिता को गुस्से से मारने लगा। तो रजनीकांत जी बोले, मत मार बेटा, कुछ तो तरस था खा, मैं तेरा पिता हूँ। तो जयप्रकाश दांत पीसते हुए बोला, पिता है तभी सिर्फ मार कर ही छोड़ देता हूँ, वरना कोई दूसरा होता तो कब का जहर देकर मार दिया होता। बुढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। मैंने कितने अरमानों से पद्मा के लिए गर्मा गर्म लवंग लता लाया था, और तुम सबका सब चट कर गए, पता नहीं चला। हद होती है चोरी करने की। इधर रजनीकांत जी अपने बेटे को अपनी सफाई देते रहे, लेकिन बेटा था कि अपने पिता की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उनका तिरस्कार करते हुए एक बार भी सोच नहीं रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो गया था। उसकी पत्नी पद्मा अगर दिन को रात कहती तो वह भी सच मान लेता। तभी पद्मा ने कहा, सुनिए जी, इस बुढ़े को ऐसे ही करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। या तो मार खाता खाता ढीठ हो गया है, इसे पता है। 2-4 थप्पड़ या डंडे मारोगे और छोड़ दोगे, फिर से या वही काम करेगा जो इसका मन करेगा। इसलिए अब आप ऐसा कीजिए, इस बुढ़े के कपड़े उतार दीजिए और सारी रात कड़ाके की ठंड में बाहर आंगन में ही पड़ा रहने दीजिए, और खाना पानी भी बंद कर देंगे। तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, तब कहीं इसको समझ में आएगा अपने ही घर में चोरी करने का अंजाम क्या होता है। अरे, इतने सारे लवंग लता एक साथ कैसे खा लिया इस बुढ़े ने? मैं तो सोच सोच कर हैरान हूँ। बहू की बात सुनकर रजनी जी लड़खड़ाते हुई जुबान से बोले, मैंने कोई लवंग लता नहीं खाई। मैंने तो लवंग लता को देखा भी नहीं, वह कहाँ रखा हुआ है। मैंने तो बस तुम्हारी
प्लेट की जूठी सब्जी के साथ इस प्लेट में रखी हुई आधी रोटी खाई थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। झूठ झूठ बोलता है बुढ़ा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पद्मा ने गुस्से से कहा और अपने पति से ससुर को पिटवाकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वह तो खुद ही खाली थी, लेकिन अपने ससुर को पिटवाने के लिए उन पर इल्जाम लगा दिया। पद्मा की बात सुन मानकर जयप्रकाश अपने पिता की जबरदस्ती कमीज खोलने लगा तो रजनीकांत जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा मेरे साथ इतना अन्याय मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मेरे कपड़े मत निकालो, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। वैसे भी पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जयप्रकाश खिसियानी आवाज में बोला, बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है? इतनी उम्र हो गई पर अभी भी इतना खाना खाते हो और ऊपर से चोरी भी करते हो। तो रजनीकांत जी बोले, नहीं बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ वह मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन भगवान भी मेरी नहीं सुनता। पता नहीं यह मेरे किस जन्म का पाप है जो इस जन्म में भुगत रहा हूँ। रजनीकांत जी गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनके बेटे उनकी एक ना सुनी और अपने पिता की ऊपर की कमीज उतार दी और उन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आंगन में बिठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे रजनीकांत जी एक तो बुढ़ापे के कारण पहले से ही सिकुड़ रहे थे, ऊपर से ठंडी हवा उनके बदन को और भी कपकपा रही थी। बेचारे कभी घर के एक कोने में जाकर बैठते तो कभी आंगन में उस पेड़ के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करते, लेकिन ठंड इतनी जोरों की लग रही थी कि उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। दरवाजे को पीट रहे थे और बोल रहे थे कि अब कभी तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगा। बहू, मुझे चाहे तो तुम एक सप्ताह तक भूखे रख लेना, लेकिन अभी तो अंदर आने दो। बेटा ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। जयप्रकाश बेटा दरवाजा खोल दो ना, बहू एक बार दो, दरवाजा खोल दो, इस बूढ़े पर तो रहम करो। रजनीकांत जी चिल्लाते जा रहे थे, लेकिन उनकी बातें उनके बेटे बहू ने बिल्कुल नहीं सुनी। तो रजनीकांत जी बेचारे अमरूद के पेड़ के सहारे छप्पर पर चढ़कर बाहर सड़क पर भागने लगे ताकि उन्हें कुछ गर्माहट महसूस हो, लेकिन बेचारे बूढ़ा शरीर कितना तेज भाग सकता था। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक फटी हुई शॉल दिखाई दी। उन्होंने उसे उठाया और उसे झाड़कर उसे ओढ़ लिया। वह शॉल इतनी फटी हुई थी कि वह उनके बदन को भी नहीं सही से ढक पा रही थी। रजनीकांत जी ने शॉल को ओढ़कर देखा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह सुस्त होकर वहीं पर पेड़ के नीचे बैठे गए और अपने अतीत में खो गए। जयप्रकाश की माँ बिंदु जी कई दिनों से बीमार थी। रजनीकांत ने उन्हें इलाज तो बहुत करवाया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए और एक दिन बिंदु जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। जैसे सब बच्चे अपनी माँ से जुड़े होते हैं, वैसे ही जयप्रकाश भी सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। माँ की मृत्यु हो जाने के बाद जयप्रकाश के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव परिवार रिश्तेदार के लोगों ने रजनीकांत जी को बहुत समझाया कि जयप्रकाश अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है, इसलिए दूसरी शादी कर लो। लेकिन सौतेली माँ उनके बेटे जयप्रकाश को दुख देगी, यह सोचकर रजनीकांत जी ने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही उसे पालने का ठान लिया और किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने दिया। पर आज वही बेटा जयप्रकाश किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा, इतना तिरस्कार करेगा, यह उन्होंने कभी सोचा नहीं था। खैर दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन जयप्रकाश अपने पिता से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। अगर वह बीमार पड़ते तो घर में कैद हो सा
हो जाता और यह सब रजनीकांत जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए एक दिन जयप्रकाश ने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं एक लड़की भी देख रखी है जो। रजनीकांत जी कुछ सोचकर बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वह लड़की हमारे घर के लायक है भी या नहीं। कितने सालों बाद इस घर में किसी औरत के पांव पड़ेंगे तो हमारा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा, जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ, वह संस्कारी है या नहीं। रजनीकांत जी ने कहा तो जयप्रकाश बोला, पापा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वह यहीं पर आएगी, फिर जितनी मर्जी बात कर लीजिएगा, अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है मेरे पास। यह कहकर जयप्रकाश वहां से चला गया और अगले ही दिन जयप्रकाश पद्मा को कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले आया। रजनीकांत जी ने वह सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पर पद्मा खुश होने की बजाय व्यंग्यात्मक लहजे से बोली, वाह पापा जी, आपकी हरकत देखकर तो लग रहा है कि मुझे यहाँ सास की कोई कमी नहीं महसूस होगी, फिर तो आपको रसोई का काम भी आता ही होगा ना। ऐसी उल्लास भरी बातों से रजनीकांत जी का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोले और अपनी रस्म करते रहे। तो जयप्रकाश झुंझलाते हुए बोला, पापा, अब यह सब नाटक खत्म करो, हो गया तो रात के खाने का इंतजाम करो। अब नहीं, बहू आते ही रसोई में जाएगी। तो पद्मा झट से बोली, यह क्या कह रहे हैं आप, आज तो क्या उनकी रहते तो मैं कभी भी रसोई में नहीं जाऊंगी। आपने मुझसे यह वादा किया था और आपको यह निभाना पड़ेगा, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। पद्मा का गुस्सा होते देख जयप्रकाश ने कहा, अरे बाबा, वैसे भी यह पूरे दिन घर पर रहकर करेंगे तो भी क्या तुम्हारे आराम में कोई दखल नहीं आएगा, यह मेरा वादा रहा तुमसे, बस अब तो खुश होना। कहते हुए जयप्रकाश पद्मा को अंदर लेकर चला गया। तो उन दोनों की बातें सुनकर रजनीकांत जी हैरान हो गए। कहाँ तो वह सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। एक साल बाद पद्मा ने एक बेटे को जन्म दिया तो रजनीकांत जी बहुत खुश हुए कि अब वह अपने पोते को खूब खूब खिलाएंगे, लेकिन यह उनका सपना भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि बहू अपने बेटे को कभी भी रजनीकांत जी को नहीं देती। समय बीतता गया, रजनीकांत जी अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए थे। घर का काम हो या बाहर का, सारे काम की जिम्मेदारी उनकी ही थी। जब कभी वह बीमार भी पड़ जाते तो भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, कोई उनकी सेवा करता। एक दिन रजनीकांत जी बाथरूम साफ करते हुए फिसल कर गिर गए और उनका उनका सिर दीवार से जा टकराया। सर से खून की धारा बहने लगी। वह खून तो हाथ से दबाते हुए पद्मा के पास गए और बोले, बहू, बाथरूम में गिरने की वजह से मेरे सर में थोड़ी चोट आ गई, मुझे डॉक्टर के पास तो ले चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो पद्मा ने कहा, अच्छा, आप गिरते पड़ते रहो और हम डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, चुपचाप बैठे रहिए, कुछ करती हूँ, पता नहीं भगवान इस मुसीबत को हमारे सर से कब उठाएगा। वह बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में गई और अपना पुराना सा दुपट्टा लाकर अपने बेटे राजन के हाथ में देते हुए बोली, जाओ उस बुढ़े को दे आओ, बांध लेगा अपने सर पर। तो राजन उस दुपट्टे को लेकर रजनीकांत जी के पास गया और बोला, यह लो दादाजी, इससे बांध लो।
रजनीकांत जी ने खून को रोकने के लिए उस दुपट्टे को अपने सर में बांध लिया। या घाव से छटपटा रहे थे, लेकिन पद्मा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब शाम को जयप्रकाश घर पर आया तो उसके बेटे राजन ने सारी घटना के बारे में बताया। तो जयप्रकाश अपने पिता को देखने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन जब कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि रजनीकांत जी बेहोशी की हालत में पड़े थे। वह जल्दी से अपने पिता को अस्पताल लेकर गया और उन्हें दवाई दिलवाकर घर ले आया और पद्मा से कहा, पद्मा, तुम पागल हो गई हो क्या? पिताजी के सर से खून लगातार बह रहा था। ऐसा तो सारा खून बहाकर मर जाते, फिर सोचा है क्या होता? तो पद्मा चिल्लाते हुए बोली, अरे मरता है तो मरने दो ना, ताकि पीछा छूट जाए इस आफत से। जितना करवाया है ना अस्पताल में हमारा खर्चा, अब देखो इसे कैसे वहाँ से पूरा खर्चा वसूलती हूँ। बड़बड़ाते हुए पद्मा अपने कमरे में चली गई। अस्पताल से आकर रजनीकांत जी अपने कमरे में लेटे थे। अधिक खून बहने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, पर ना ही फिर उनकी तबीयत के बारे में पूछने वाला उनका बेटा उनके पास आया और ना ही बहू। अंत में उठकर रजनीकांत जी ने अपनी बहू पद्मा को आवाज लगाई और रोटी देने को कहा तो पद्मा दर्दनाते हुए आई और बोली, रोटी? कौन सी रोटी? जो अस्पताल में खर्च हुआ है ना, उसे आपकी 3 दिन की रोटी तो समझो गई। अब 3 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। बहू की बातें सुनकर रजनीकांत जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा, शायद अब तो आप भूखे ही भगवान के पास चल बसे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से नहीं मिलती। वह अपनी भूख को दबाने के लिए अपने पेट को कपड़े से बांधते तो कभी पूरा पूरा जग का पानी पी लेते, कभी सोने की कोशिश करते, परंतु उस बुजुर्ग को राहत नहीं मिल पा रही थी। तभी उनका पोता राजन चुपके से उनके पास आया और अपने दादाजी को दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोला, दादाजी, यह दूध मम्मी ने मुझे पीने के लिए दिया है, लेकिन मैं चुपके से आपके पास ले आया हूँ। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से इसे पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। आप जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए। राजन के इस अपनेपन प्यार से रजनीकांत जी और भी भावुक और विभोर हो गए और अपने कपकपाते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगे। हाथ कपकपाने की वजह से दूध के ठप्पे नीचे गिर गए। जो अब दूध खत्म हो गया तो वह जमीन पर गिरे दूध को भी उंगलियों से चाटने लगे। उनको ऐसा करता देख राजन बोला, दादाजी, आपको जितने दिन सजा मिली है ना, मैं इतने दिन आपको दूध लाकर दे दिया करूँगा, लेकिन आप ऐसे जमीन पर गिरे दूध के चाटिए मत, वरना फिर से बीमार हो जाओगे। तो रजनीकांत जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, यह दूध के छींटे अगर बहू देख लेगी तो तुझे बहुत मारेगी, इसलिए चाट रहा था बेटा। तो राजन जल्दी से कोई पुराना कपड़ा लाकर उस दूध को साफ करने लगा। तो रजनीकांत जी बोले, बेटा, बच्चों की बात भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना इस बूढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। रजनीकांत जी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा। तो राजन बोला, दादाजी, मम्मी पापा आपको बहुत तंग करते हैं ना, मैं भगवान से यह कहूँगा कि भगवान उन्हें उनकी सजा जरूर दे। इतना कहकर राजन वहाँ से भाग गया और उसी प्रकार अगले दिन भी राजन जब दूध लेकर अपने दादाजी के पास गया तो पद्मा ने उसे देख लिया और फिर क्या था, उसने बढ़ा चढ़ाकर वह बात अपने पति जयप्रकाश को बताई। तो जयप्रकाश ने रजनीकांत जी को बहुत बुरा भला सुनाया। समय बीतता गया। अब राजन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने दादाजी के लिए आवाज उठाने लगा। तो पद्मा ने उसे
पढ़ाई के बहाने घर से बाहर भेज दिया। राजन बाहर जाते ही पद्मा को वही रवैया शुरू हो गया। आए दिन कुछ ना कुछ बातें लेकर रजनीकांत जी को अपने पति से पिटवा ही देती। यहाँ तक कि खाना भी उनको कभी ताज़ा नसीब नहीं होता था। एक दिन बर्तन धोते हुए रजनीकांत जी के हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई, इसलिए बहू ने उन्हें दिन भर खाना नहीं दिया। जब शाम को रजनीकांत जी बर्तन धोने रसोई में गए तो जयप्रकाश की थाली में थोड़ी सी सब्जी और आधी रोटी बची हुई थी। जब रजनीकांत जी उसे खाने लगे तो बहू ने उन्हें देख लिया और इसी वजह से बहू के कहने पर उनके बेटे जयप्रकाश ने उन्हें कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया। अगले दिन सुबह देखा तो रजनीकांत जी को अपने घर के बाहर ना देखकर दोनों बेटे बहू बहुत खुश हो गए। चलो बुढ़ा कहीं जाकर ठंड की वजह से मर गया होगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। एक दिन जयप्रकाश अपने काम पर से घर आया तो पद्मा ने कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में क्या हुआ है, मुझे भी अच्छे खास पता नहीं चल पा रहा, इसलिए आप जाकर पता कर लीजिए ना क्या बात हुई है। जब जयप्रकाश बाहर जाकर पता करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराता हुआ वापस अपने घर आ गया और घर में घुसते ही घर का दरवाजा बंद कर लिया और पद्मा से बोला, पद्मा, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वह भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पर ना देखकर हम पर ही शक कर बैठे लोगों ने होलिया बताया, वैसी लाश पापा की मालूम पड़ती है, हम तो बुरे फंसे। तो पद्मा बोली, आप सबसे पहले तो अपने चेहरे से घबराहट को निकाल कर फेंक दीजिए, डरपोक कहीं के। और हाँ, अगर पुलिस आए तो कह देंगे कि हमारे बेटे से मिलने गए हुए हैं। लेकिन पद्मा, अगर पुलिस राजन से पूछे, तुम तो जानती हो ना हमारा राजन कैसा है, अगर हम कहेंगे ऐसा कहेंगे तो उल्टा वही हमसे पूछने लगेगा। दादाजी तो उसके पास गए ही नहीं, उल्टा वह तो हम पर ही चिढ़ जाएगा। दादाजी घर से कब निकले थे और कहाँ गए हैं, तुम भी ऐसे ऐसे सुझाव देती हो, एक दिन मरवा कर ही छोड़ोगी। जयप्रकाश ने कहा। तो पद्मा बोली, ठीक है, तो फिर हम कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उनकी फोटो भी दिखा देंगे। कहते हुए पद्मा रजनीकांत जी की पुरानी फोटो ढूंढने लगी। तभी दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाया तो जयप्रकाश ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है तो उसके होश उड़ गए। वो तो डर के कारण थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। जी साहब बोलिए, कैसे आना हुआ। तो पुलिस वाले ने कहा, आप लोगों ने सुना ही होगा, यहाँ पास के ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं, इसलिए हम छानबीन के लिए यहाँ चले आए हैं। पानी में डूबे रहने के कारण उनका चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका है, इसलिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। तो कहीं आपके पापा ही तो नहीं है। तो पद्मा झट से बोली, नहीं नहीं जी, हमारे पापा जी तो बिल्कुल ठीक हैं, वह अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। यह देखिए उनकी भेजी हुई फोटो। जैसे ही पद्मा अपना मोबाइल आगे बढ़ाया तो पुलिस वाले ने कहा कि आप बताइए, मोहल्ले वाले बता रहे थे कि आपके पापा बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं जी, वहाँ क्या है। ना पापा इस बार अपने दोस्त के साथ गए हुए हैं, इसलिए काफ़ी दिन लग रहे हैं। जयप्रकाश ने हकलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी आऊँगा। इतना कहकर जैसे ही पुलिस वाले वहां से जाने के लिए तैयार हुए, इतने में रजनीकांत की बेटी महिमा वहां आ गई और जयप्रकाश से बोली, भैया पापा तीर्थ यात्रा पर कब गए हैं और आपके पास उनकी यह फोटो कहाँ से आई। या तो पापा की कई साल पुरानी फोटो है, पापा
मम्मी की इस फोटो को मैं भी कब से ढूंढ रही थी। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। जब मम्मी जिंदा थी तो वह फोटो तो तब का ही है ना। तुम क्या कह रही हो? उस पुलिस वाले ने महिमा से पूछा। हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। यह देखिए इस फोटो को उन्होंने आपको दिखाया, वह तो आधी अधूरी है। पूरी फोटो तो मेरे पास है, जो उनके बेटे ने ही मुझे भेजी थी। यह देखिए, यह सर, यह रही फोटो। इतना कहकर महिमा ने अपना मोबाइल पुलिस वाले के सामने बढ़ा दिया। साथ में जयप्रकाश की पत्नी पद्मा भी साथ खड़ी थी। तो फिर इसका मतलब यहाँ लाश आपके पिताजी की है। अब आप लोग सच सच बताने का कष्ट करो, या फिर हम लोग अपने तरीके से बुलवाए। हमें नहीं पता पापा उस तालाब तक कैसे गए। हमने उन्हें नहीं मारा। इतना कहकर जयप्रकाश शांत हो गया। तभी पद्मा बोली, हाँ सर, हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाला था, लेकिन पता नहीं हुआ कैसे उस तालाब तक पहुंच गए। हम तो बस उन्हें सजा देना चाहते थे, ताकि वह आगे से चोरी ना करे। तभी पास में खड़ी महिमा ने कहा, अच्छा भाभी, हम भी सुने पापा ने क्या चुराया था। कहते हुए महिमा की आंखों में आंसू आ गए। तभी फोर व्हीलर से उतरते हुए रजनीकांत जी का पोता राजन भी वहां आ गया, जो ला की पढ़ाई पूरी करके आजकल नौकरी भी करने लगा था। उसने अपनी बुआ के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगाते हुए चुप करवाया और अपने पापा से पूछा, बताइए पापा, दादाजी ने आपका कौन सा ऐसा कीमती सामान चोरी कर लिया था? हमें भी तो बताइए। राजन, तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता बेटा। तेरे दादाजी पागल हो गए थे। वह जो कुछ भी करते थे उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी कीमती सामान। इसलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची, ताकि वह डर कर ऐसा नहीं करेंगे। जयप्रकाश ने कहा तो राजन बोला, नहीं सर, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। सारा दादाजी बिल्कुल ठीक थे। मुझे पूरा यकीन है इन्होंने उन्हें मारा है। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से पूछताछ कीजिए। यह सब कुछ सच सच बता देंगे। जयप्रकाश और पद्मा दोनों अपने बेटे राजन से गिड़गिड़ाते हुए बोले, राजन बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो राजन गुस्से से बोला, शर्म आती है मुझे आपको अपने माँ बाप कहते हुए। मेरा कोई भी माँ बाप नहीं है जिन्होंने मेरे दादाजी के कपड़े उतार कर तालाब में धक्का देकर मार डाला। ऐसे हैवान लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को अपने साथ। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। सर, हमने कुछ नहीं किया, मैं सच बताती हूँ। कहते हुए पद्मा ने उस दिन की सारी घटना सबके सामने बता दी। तभी राजन ने आवाज लगाई कि अंदर आ जाइए दादाजी। अपने सामने रजनीकांत जी को जिंदा देखकर जयप्रकाश और पद्मा के तो होश उड़ गए थे। आज यह सब पहले वाले गरीब दुखिया रजनीकांत नहीं थे। यह तो सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर चमकदार चश्मा पहने हुए थे। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही है ना जो कल वृद्ध आश्रम का करने आए थे और 5 लाख की धनराशि दान में दी थी। यह सुनकर जयप्रकाश पद्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। यह सब कैसे हुआ पापा? आप यहाँ मतलब फिर उस तालाब में कौन था? जयप्रकाश ने चौंकते हुए पूछा। राजन बोला, पापा ठहर जाओ, जरा सब्र करो, बताता हूँ। दादाजी को अंदर तो आने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे। तभी रतन चाचा ने उन्हें देख लिया था। उन्हें उनकी हालत देखकर उन्हें समझाते देर नहीं लगी कि यह आप लोगों के ही कारनामा है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बुआ को फोन किया, क्योंकि बुआ ने हमसे
हमारे घर के आसपास के सभी लोगों को अपना नंबर दे रखा था ताकि दादाजी को कोई भी परेशानी हो तो उन्हें तुरंत कॉल करे। फिर बुआ ने मुझे फ़ोन और हम दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़े। तब तक हमने रतन चाचा को दादाजी पर नज़र रखने के लिए कहा। जब हम दोनों दादाजी के पास पहुँचे तो देखा बेचारे सड़क पर पड़े धूल भरी शाल को लपेटे हुए थे। सच कहूँ तो हमारी आंखों से तो आंसू रुक नहीं रहे थे। जितना तरस हमें दादाजी पर आ रहा था उसे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तो उस समय आप लोगों से जवाब मांगने जा रहा था लेकिन बुआ ने मुझे रोक दिया और उसे सही समय का इंतजार करने के लिए कहा। फिर मैं भी सोचा सिर्फ सवाल जवाब से ही काम नहीं बनेगा बल्कि इसके लिए तो उचित दंड भी मिलना चाहिए। इसलिए बुआ दादाजी को अपने साथ लेकर चली गई। उनकी अच्छे से देखभाल। फिर हम दोनों ने मिलकर उनकी हिम्मत बढ़ाई कि वह अपने पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं ताकि वह अपने काम को बोझ ना समझे। इसलिए फूफा जी ने अपनी कंपनी में उन्हें मैनेजिंग की डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया और अच्छी खासी पेमेंट भी देने लगे। आज दादाजी ने पूरी कंपनी को संभाल रखा है। जो आप लोगों ने उन्हें दुख दिया उस दुख से निकलने का बस एक ही तरीका था। हमारे पास इतना ही नहीं, दादाजी ने एक वृद्धा आश्रम भी खुलवाया है और वहाँ अपने पर जैसे लोगों को शरण दी है। उनके काम से प्रसन्न होकर सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। अब यह कोई गरीब रजनीकांत ही नहीं है बल्कि इस शहर के जाने माने लोग हैं। पिता की हैसियत देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी, मैं आपसे वादा किया था ना कि आपके गुनाहों गारों को सजा जरूर मिलेगी। तो आपका गुनाहगार आपके सामने है। आप तो जो सजा देना चाहे उन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सजा देगी ही। बेटा जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है, इन्हें इस समाज में के बीच रहने का कोई हक नहीं। वहाँ खड़े पुलिस वाले ने कहा। तभी राजन बोला, पापा उस तालाब में किसी की लाश नहीं थी। वह तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए गुनाहों का बयां कर सके। या तो अच्छा हुआ जो आप लोग जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिला, वरना जब मैं कड़ाके की ठंड में आप दोनों को घर से निकालता तो वह शायद आपके लिए ज़्यादा ही मुश्किल होता और शायद तब आपको रास्ते में गिरी हुई कोई फटी हुई साल ना मिलती। राजन ने कहा। तभी रजनीकांत जी स्वयं अपने बेटे का कॉलर पकड़कर बोले, तूने मेरा बहुत तिरस्कार किया, मुझे ना जाने कितनी बार मारा और आज जो चाटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है उसका दर्द शायद तू कभी भूल पाएगा। इसलिए मुझे कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा जोरदार चाटा मारा है। या तमाचा तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रजनीकांत जी के मुंह से इतना सुनते दोनों बेटा बहू पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए गिड़गिड़ा रहे थे लेकिन रजनीकांत जी ने उन्हें साफ मना कर दिया और माफ नहीं किया, पुलिस के हवाले कर दिया। राजन ने अपने पापा के खिलाफ गवाही दी और अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर आ गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।